हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने लोक उपक्रमों में कार्मिक प्रबंध के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था। ये समझने का प्रयास किया था कि कार्मिक प्रबंध से क्या आशय है और लोक उपक्रमों में कर्मचारी प्रबंध की क्या भूमिका है। आज के वीडियो में हम कर्मचारियों की भर्ती और चयन के बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। कर्मचारियों की जो भर्ती और चयन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कार्मिक प्रबंध का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये हम सभी जानते हैं कि कर्मचारियों की भर्ती हमें करनी होती है, चयन हमें करना ही होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संगठन हो। तो इसी प्रकार से लोक उपक्रमों में भी कर्मचारियों की भर्ती और चयन सेवी वर्गीय प्रबंध का या कार्मिक प्रबंध कह लीजिए या पर्सनल मैनेजमेंट कह लीजिए, उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। लोक उपक्रमों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि उन उपक्रमों में योग्य और पर्याप्त संख्या में कार्मिकों की भर्ती की जाए। योग्य और कुशल कर्मचारियों के भर्ती किए बिना कोई भी उपक्रम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता, अपने विकास और विस्तार के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकता। भर्ती जो है, रिक्रूटमेंट जो है, इसका तात्पर्य यह है कि इसमें, इस प्रोसेस में इच्छुक व्यक्तियों का पता लगाया जाता है और उनको अपने संगठन में लाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनसे प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। कर्मचारियों की भर्ती के लिए उपक्रम की जो प्रेजेंट में, जो वर्तमान में आवश्यकता है उसका और जो भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, उन आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुरूप कर्मचारी भर्ती की नियम और नीतियां तैयार की जाती हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से आवश्यक है वर्तमान के लिए भी, और भावी जो समय है उसकी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसमें आपको कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और किस प्रकार से हम उस आवश्यकता को पूर्ति करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय ये भी ध्यान रखा जाता है कि किस योग्यता, कौन सी तकनीकी योग्यता और कुशलता, स्किल, कौन से स्किल के कर्मचारियों की हमें कितनी मात्रा में आवश्यकता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो कि कर्मचारी भर्ती की एक निश्चित योजना होनी चाहिए और भावी आवश्यकताओं को वर्तमान में ध्यान रखते समय उसके स्किल के बारे में, टेक्निकल नो हाउ या नॉलेज के बारे में, नए नए जो आविष्कार सामने आ रहे हैं या जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए, उत्पादन और मांग की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से एक नियम या कोई नीति, पॉलिसी तैयार करनी आवश्यक है। कर्मचारियों की उचित और योग्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक निश्चित भर्ती योजना बनानी आवश्यक है। यह नीति भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो। हम देखते हैं कि भारतीय लोक उपक्रमों में इस प्रकार की नीति का, नियोजन का अभाव रहा है। कर्मचारियों की भर्ती करते समय जो लॉन्ग टर्म को ध्यान नहीं रखा जाता, दीर्घकाल को ध्यान में नहीं रखा जाता, और इस कारण से लोक उपक्रमों को इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जो जितना तेज़ी से जो चेंजेस आ रहे हैं, जितना तेज़ी से दुनिया बदल रही है, मशीनीकरण हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, ये समस्या बढ़ती चली जा रही है। राजकीय लोक उपक्रम समिति ने अपने 6ठे प्रतिवेदन में इस तथ्य का उल्लेख करते हुए लिखा था कि लोक उपक्रमों में कोई भी व्यक्ति बिना कार्य के बैठा देखा जा सकता है। अतः भावी कर्मचारी नियोजन तैयार करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता है। कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय उपक्रम के उत्पादन का आकार और उसके विस्तार की संभावना, उत्पादन प्रणाली, कार्मिकों की उपलब्धि, मशीनीकरण और आधुनिकीकरण और कर्मचारियों के रोजगार परिवर्तन आदि की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो
इस प्रकार से कर्मचारी की भर्ती और चयन के बारे में एक स्पष्ट नीति और नियोजन होना चाहिए। जब हम सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, भर्ती के स्रोतों की बात करते हैं, तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि उपक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप योग्य और कुशल कर्मचारी कहाँ से मिलेंगे और पर्याप्त संख्या में मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। सामान्य रूप से लोक उपक्रमों की भर्ती नीति राष्ट्रीय नियोजन नीति के अनुरूप होती है। भर्ती के संबंध में लोक उपक्रमों की बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यह कर्मचारियों के पद किस प्रकार के हैं जिनकी पूर्ति पहले से कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत करके की जा सकती है, और दूसरा ऐसे पद भी जानना जरूरी है जिन पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति उपक्रम के बाहर से करनी होती है। तो सबसे पहला जो भर्ती का स्रोत बताया जा सकता है वो है हमारे देश में रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस। हमारे देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है। उपक्रम कर्मचारियों की आवश्यकता की सूचना देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों को दे सकते हैं, जहां काम चाहने वाले व्यक्तियों की सूची उपलब्ध होती है। रोजगार कार्यालय अपनी सूची देखकर उपक्रम के अनुकूल कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची, इच्छुक व्यक्तियों की सूची उपक्रम को, लोक उपक्रमों को भेज सकते हैं, और लोक उपक्रम इस सूची में से अपने लायक, अपने योग्य कर्मचारियों का चयन कर सकते हैं। तो रोजगार कार्यालय हमारे देश में भर्ती का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। दूसरा जो स्रोत माना गया है रिक्रूटमेंट का, वो विज्ञापन है। विज्ञापन हमारे देश में बहुत प्रमुख रूप से विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। उसमें भी समाचार पत्रों में जो विज्ञापन प्रकाशित होते हैं वो प्रमुख हैं। उपक्रमों में कर्मचारियों की आवश्यकता होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं, जिससे रोजगार के इच्छुक और उचित योग्यता वाले व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, और उपक्रम उस आवेदन पत्रों में से अपने योग्य व्यक्तियों का चयन करता है। अगर समाचार पत्र देखेंगे तो उसमें रोजगार समाचार अलग से भी आते हैं। रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ करके एक रोजगार समाचार अलग से भी प्रकाशित होता है, और इसमें कुशल और उच्च पदों के लिए चयन उचित ढंग से किया जा सकता है। लेकिन जो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए कभी कभी थोड़ी सी इसको उचित नहीं माना जाता है, तो उसका अलग प्रकार से एक रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन जो अच्छे वांछित योग्यता वाले जो व्यक्ति हैं, उनका चयन विज्ञापन के द्वारा किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में भूतपूर्व कर्मचारी भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भूतपूर्व कर्मचारी जो किसी समय में उपक्रम में संस्था के कर्मचारी रहे थे और जो या तो स्वेच्छा से कार्य छोड़कर चले गए, लेकिन अब या तो वापस आना चाहते हैं या उनको संगठन बुलाना चाहता है, तो ऐसे कर्मचारियों को भी उपक्रम में वापस से स्थान दिया जा सकता है। क्योंकि भूतपूर्व कर्मचारी का जो उपक्रम है उसकी रीति को, नीति को, उनके उद्देश्यों को भली भांति स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो वो कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। फाइल किए हुए प्रार्थना पत्र, कई बार रिक्तियां जब निकाली जाती हैं तो बहुत सारे आवेदन पत्र आ जाते हैं, वो फाइलिंग हो जाती है तो पूरी एक एप्लीकेशन बैंक बन जाता है। और ये आवेदन पत्र इस प्रकार के व्यक्तियों के होते हैं जो उपक्रम में काम करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी सारी योग्यताओं को देखते हुए अप्लाई किया था, और उपक्रम ऐसे आवेदन पत्रों को एक जगह जमा करके इसकी एक फाइल बना लेता है, और जब भी ज़रूरत पड़ती है उसमें से उन व्यक्तियों को कॉल किया जा सकता है, उनको इंटरव्यू आदि के लिए बुलाकर जांचा जा सकता है कि उनमें से कौन कर्मचारी उपक्रम के लिए उचित हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है। तो फाइल किए हुए प्रार्थना पत्र भी रिक्रूटमेंट का एक अच्छा सोर्स है। शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं से, हमारे देश की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, वो भी रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स मानी जाती हैं। बहुत बार लोक उपक्रम विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से संपर्क करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कर्मचारियों का चयन करते हैं। शिक्षण संस्थाएं अपने यहाँ से
जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो विभिन्न योग्यताओं वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी सूचनाएं संगठन को उपलब्ध कराते हैं और उपक्रम उनमें से अपने योग्य उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को उसमें से चुन लेते हैं। तो अपने देश की जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो रिक्रूटमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स मानी जाती हैं। श्रम संघ, जो श्रमिकों के संगठन होते हैं, वो भी अपने यहाँ इस प्रकार की कई बार बहुत अच्छी सुविधा रखते हैं कि उनके यहाँ भी उचित योग्यता वाले विभिन्न व्यक्तियों के समूहों के व्यक्तियों के लिस्ट वगैरह तैयार करके रखते हैं। और जब अगर उचित संगठन के साथ, लोकोपक्रम के साथ अगर जब मधुर व्यवहार श्रम संघों का होता है तो वो अपने उन व्यक्तियों के नाम उन उपक्रमों को सुझा सकते हैं और वो एक अच्छा मधुर संबंधों का एक उदाहरण होता है कि श्रम संघ अच्छे और उचित योग्यता वाले व्यक्तियों को कर्मचारियों के रूप में उपलब्ध कराते हैं उपक्रमों को। तो श्रम संघ भी रिक्रूटमेंट का एक अच्छा सोर्स है। पदोन्नति, प्रमोशन जो है वो भी एक अच्छा सोर्स माना गया है। पदोन्नति के द्वारा वही कर्मचारी जब योग्य माना जाता है तो उसको उचित समझकर, उचित योग्यता और अनुभव समझकर हायर पोस्ट की ऊपर नियुक्ति दी जाती है, पदोन्नति की जाती है, तो वो हायर पोस्ट की पूर्ति करता है। पदोन्नति कर्मचारियों की पूर्ति का एक इंटरनल सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जिसको। ये रिक्त पद इस प्रकार के होते हैं जहाँ कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, उसमें कर्मचारियों का उत्साह बना रहता है। ये सबसे अच्छी इसीलिए मानी जाती है, सर्वाधिक उपयुक्त इसलिए मानी जाती है कि कर्मचारी का उत्साह बढ़ता है, उसको प्रेरणा मिलती है और उससे वो अधिक उत्साह के साथ काम करता है, ये स्पष्ट है। प्रबंधक भी कर्मचारियों के बारे में पहले से जानता है, उसको समझता है और उसको इसी प्रकार से, इसी कारण से पदोन्नत किया जाता है कि उसने अच्छा काम किया है और आगे के पदों पर भी और अगर और अधिक प्रेरणा, लगन, मेहनत से काम करेगा। अतः उन्हें भी उचित पदों पर उचित व्यक्तियों की नियुक्ति जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती और पहले से नियुक्त जो कर्मचारी है वो अच्छे काम करने के आधार पर उनको मिल जाता है। तो ये बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, जिसमें हमने कर्मचारियों की भर्ती और चयन के लिए रोजगार कार्यालय हो गए, विज्ञापन हो गया, भूतपूर्व कर्मचारी हो गए, जो एक एप्लीकेशन का जो बैंक है, फाइल की हुई एप्लीकेशंस हैं, वो सारी एप्लीकेशंस हो गई, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत अच्छा साधन माना जाता है। और पदोन्नत किए गए कर्मचारी तो निश्चित रूप से एक संगठन का एसेट होते हैं, महत्वपूर्ण एक आधार होते हैं। तो इस प्रकार से इन में से किसी का भी उपयोग करके अच्छे से अच्छे कर्मचारियों को भर्ती करने का प्रयास किया जाता है।